चलिए श्रृंखला के बढ़ाते हैं। पीटी 365। एक आपने दोहा सुना होगा ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रित आए फल होए। आप जिस जर्नी में हैं यूपीएससी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक दिन में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए आपको लगातार निरंतरता के साथ लगे रहना है। ठीक है, तो गारंटी वगैरह मत मांगिएगा कि सर आप बताइए इसमें से कितना क्वेश्चन आएगा। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हम केवल आपके काम को आसान कर दे रहे हैं। ये मटेरियल आप खुद पढ़ेंगे, अपने से भी हो सकता है कि अपने से पढ़ें, अलग तरीके से पढ़ें, मेरे साथ पढ़ेंगे, हो सकता है 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा कुछ आपको मिले। जो चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो, क्या पता थोड़ा बात 2-4 बोलने से समझ में आ जाए। हो सकता है कि आपको जो है एक रिदम मिल जाए पढ़ने का, हो सकता है कि आपको जो है, इसलिए मैं डिटेल लेके चल रहा हूँ। चाहता तो 1 घंटे 2 घंटे में पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, आइए तैयारी कर रहे हैं, मज़े से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक देखिए, पूरा का पूरा जो एक प्ले लिस्ट है, ठीक है ना, तो आप जो है इसके प्ले लिस्ट पर जा करके पूरा देख लीजिए कि एक तरफ से, मतलब जैसे कि जो पहला लेक्चर हुआ, दूसरा लेक्चर हुआ, तो 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब एक तीसरा लेक्चर चल रहा है, ठीक है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो गया था, कोई नहीं, देखते हैं ये कितने लेक्चर कंप्लीट होता है। टॉपिक संविधान से संबंधित मुद्दे, इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट क्या है, पहला टॉपिक नागरिकता, जिसमें कि नागरिकता चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। धारा 6A अनुच्छेद नहीं है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही डाउट में डाल देगा। अब सबसे पहले बात क्या आती है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। सर 55 के बारे में बहुत पढ़े हैं, लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं। ठीक है, नागरिकता मिलता कैसे है, क्या इसमें क्या होता है, नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं, है ना, 5 तरीके। भगवान को खुश करने के लिए नहीं पता चला कि मंत्र तो 4 याद कर लिए, नहीं, याद रखिएगा। क्या क्या, जन्म से नागरिकता, जन्म से, वंशानुक्रम यानी वंश के आधार पे कि वंश चल रहा है एक तरफ से, उसको नागरिकता मिलती जाती है। देशीकरण, नेचुरलाइजेशन, इसके द्वारा मिलता है। रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा, बस एक रिवीजन चल रहा है ये। रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण, किसी राज्य क्षेत्र का भारत का भाग बन जाने से, जब कोई राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तब भी नागरिकता मिल जाती है, ये भी याद रखना है। पता कुछ याद रखे, कुछ नहीं याद रखे हैं। उसके बाद क्या पॉइंट है, देखिए, इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ये तो बात क्लियर ही होगा आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान आदि देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट ये है, आपको यूएसए पता होगा, हो सकता है यूके ना पता हो सकता है पाकिस्तान ना पता हो। आपको लगे पाकिस्तान में ऐसा कैसे हो जाएगा, छोटा सा देश है, वहाँ तो आधा नागरिकता होनी चाहिए तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता ध्यान रखिएगा। धारा 6A नागरिकता अधिनियम 1955 का एक विशेष प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं, असम आंदोलन याद रखिएगा पॉइंट, असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित असम समझौते के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए शामिल किया गया था। इतना पता नहीं कौन क्या धारा 6A, सिंपल इससे कुछ ना, सुने रहेंगे, कुछ तो याद आएगा दिमाग में, वहां तो कुछ तो क्लिक करेंगे। इस धारा के तहत 1 जनवरी 1966, टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पहले पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। ये याद रखिए टाइमलाइन, 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो कि इस समय क्या है, बांग्लादेश है। इतना ध्यान रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या करता है, संशोधन करता है। ये तो बहुत फेमस था, आप इसको जानते भी होंगे। आराम से एक बार सुनिए, उसके बाद अपना 2-3 घंटा लगेगा, पढ़ लीजिए पूरा बुकलेट, काम खत्म।
टेस्ट दीजिए बढ़िया से। विदेशी विषयक अधिकरण ये क्या है? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम के रहने वाले मुद्दा किससे संबंधित है? असम से, इतना ध्यान रखिए। असम बहुत चर्चा में है, थोड़ा सा उसका लोकेशन अगर जाकर देख लीजिएगा, कभी कभी लोकेशन पूछ सकता है। असम के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के विदेशी विषयक अधिकरण ने विदेशी करार दिया था। अब देखिए, विदेशी विषयक अधिकरण आपने नया सुना होगा, हो सकता है कि कितने लोग नए सुन रहे होंगे ये बात, तो याद रखिएगा कि ये अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है। इन्हें विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिकार क्षेत्र इसके आगे क्या है? भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकारियों के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकारियों के पास ही, कभी कभी जब यूपीएससी में स्टेटमेंट आता है तो लोग कहते हैं केवल है तो हटा दीजिए, है ना, तो ये ध्यान रखिए, शब्दों को ध्यान रखिएगा कि पास ही व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। विदेशी घोषित करना एक होता है नागरिकता देना, एक होता है विदेशी घोषित करना, दोनों में अंतर होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि विदेशी विषयक अधिकरण ये क्या है? अर्धन्यायिक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। पता चला ये भी कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन में रहना ज़्यादा अच्छा है, बल्कि ना पता है कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। इसका अर्थ क्या है आप देखिए कि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मतलब एनआरसी असम के में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने भर से वह स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो जाता है। मतलब अगर किसी का एनआरसी में नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विदेशी हो गया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो है आपको विदेशी घोषित करना पड़ेगा, ठीक है। शक्ति इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। तो बस इतना कुछ जो है आपको ये बात पता रहनी चाहिए। अब बात किस पे आती है? अब आता है नागरिकता संशोधन नियम 2024, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। इसमें क्या है? गृह मंत्रालय, पॉइंट ध्यान रखिए, कौन मंत्रालय है? गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री नहीं, पीएमओ नहीं है, ध्यान रखिएगा। गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में संशोधन किया है। किसमें किया है? 2009 में संशोधन किया है। और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को क्या किया है? अधिसूचित किया है। मतलब संशोधन 2009 में किया है और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ रहे पॉइंट, आगे चलते हैं। आराम से डिटेल्स बस प्रवचन टाइप सुनते जाइए। सर लड़के का आवाज़ इतना अच्छा सुनने में नहीं आता, अच्छा खैर, नागरिकता संशोधन नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। पहली चीज़ क्या है? पात्रता में क्या है? पंजीकरण देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। कौन कर सकता है? भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारतीय मूल के हैं। किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाली महिला या पुरुष वो भी कर सकती है। भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं। वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा है। ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति, ये वाला चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसीआई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि ये लड़का भूल गया होगा, स्टूडेंट जो भूल गया होगा कि या पेरेंट जो भी समझिए, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पात्रता में पहली चीज़ क्या आ गई? पात्रता। अब इसकी एक एक कहानी धीरे धीरे आपको लाइन बाय लाइन क्लियर होती जाएगी। देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं। अब देशीकरण जो होता है उसके लिए नागरिकता जो पात्रता है कौन कौन सी और हैं उसको देखिएगा। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। क्या? शपथ पत्र। साथ ही उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब एक गवाह की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 5 गवाह 10 गवाह अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप डाउट में है कि क्या पता 5 गवाह एक से काम चलेगा नहीं, ऐसा कुछ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्यों? केवल किस लिए? केवल शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए। आवेदक को भारतीय संविधान की, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है।
आवेदक को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। किसमें? 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा, कौन कौन सी भाषा, कितनी भाषा है, पता होना चाहिए आपको, है ना। पता चला, ये भी भूल गए, शायद चर्चा किए थे हम पीछे, इसमें किए थे, क्वेश्चन वाले जो सीरीज चल रही है उसमें ध्यान नहीं है, लेकिन किए थे हम, पता हमको। राष्ट्रीयता का प्रमाण ये क्या है? नियमों में मूल देश को साबित करने के लिए दस्तावेज की आवश्यकता में छूट दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण पत्र के रूप में 20 अलग अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। 20 अलग अलग, देख रहे ना, ये ध्यान रखिएगा। इन दस्तावेजों में वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड सब शामिल हैं। तो ये सिंपल है, बस थोड़ा सा याद रखिए। कभी कभी ऐसे जब पूछता है ना, देखो यूपीएससी की सबसे खास बात क्या है, यूपीएससी डीप में घुसता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया करंट अफेयर, नहीं नहीं, वो करंट अफेयर्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुसता रहता है, कहीं कहीं इधर से उधर से ऐसा पूछेगा। तो आपको इसके लिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ये मत समझिए कि शॉर्टकट पढ़ पढ़ चले जाएंगे। स्टेटमेंट छोटा ही देगा, लेकिन लगेगा कि तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, गलती वहीं कर जाते हैं, लेकिन वो छोटा जो पूछता है ना, वो बहुत गहराई से निकालता है स्टेटमेंट। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना, दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना, इसमें क्या है कि आवेदक को एक घोषणा पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं और भी नागरिक है ना, नागरिकता लिए हुए हैं और आखिर के भारत में भी नागरिकता ले लिए हैं, उछल कूद गए, इधर कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि बना लिए घर और ननिहाल नागरिकता लेकर 2 जगह। तो ऐसा नहीं, ठीक है। प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है, ये देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। याद रखिए, जिला स्तरीय समिति के बारे में कौन जारी करेगा? केंद्र सरकार। आपको लगेगा केंद्र सरकार क्यों जारी करेगा, तो क्लियर रहिएगा इस चीज़ को लेकर के, केंद्र सरकार ही जारी करेगा, ठीक है। अब आता है CAA 2019 के बारे में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बहुत चर्चाओं में था ये, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तें पूरा करते हैं उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। 4 कंडीशन पूरे करने हैं, है ना, 4 शर्तों को पूरा करते हैं। कौन कौन? वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म से हों, किसी से भी हों, वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हों, उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014, मतलब 2014 खत्म होने वाला है इस सेंस में, बस ये भी याद रखें तभी काम चलेगा। 2014 खत्म होने वाला है, इसमें भी रहेगा तो आप काम चला लेंगे 31 दिसंबर। वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते हों, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आगे, कि केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 तथा फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत और इनके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के खिलाफ दंडित करने में छूट दी है। उपरिक्त प्रवासियों के लिए देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटा कितना कर दी, 5 वर्ष। पॉइंट ध्यान रखिएगा, 11 वर्ष अगर जो है ये देशीकरण की बात थी, पहले कितना था 11 वर्ष, अब कितना कर दिया गया, अब कर दिया 5 वर्ष। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो चेंज होते हैं ना, यही पे क्वेश्चन बनता है कि क्या चेंज हुआ है, क्या कुछ नया हुआ है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं पुरानी चीज़ जो है वही उसे बना देंगे क्वेश्चन। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पंजीकरण रद्द करने के 5 आधार, OCI पंजीकरण रद्द करने के 5 आधार। अब देखिए, अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार कुछ दशाओं में ऐसे प्रवासियों का OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है। कौन करेगा रद्द, ये ध्यान रखिएगा,
करेगा कौन? केंद्र सरकार करेगा। ये नहीं कि अब उसमें ऑप्शन भी आएगा स्टेटमेंट घूम घूम करके, तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ आधार हैं ओसीआई रद्द करने के। तो अब ये ओसीआई रद्द करने की जो आधार है 5, ये कौन कौन है? देखिए, पहले क्या, धोखाधड़ी के जरिए पंजीकरण हुआ है तो आधार जो है ओसीआई रद्द हो जाएगा। संविधान के प्रति निष्ठा न रखना, तब भी ओसीआई रद्द को रद्द कर दिया जाएगा। युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संपर्क रखना, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संपर्क रखना, तब भी। यदि भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा या लोकहित को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, तो ये भी एक आधार है। और जो 5वां आधार है, यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर, पंजीकरण के 5 साल, ये देखिए पॉइंट, पंजीकरण के 5 साल के भीतर प्रवासी भारतीय नागरिक को 2 साल या 2 से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो, मतलब 5 साल के भीतर 2 या 2 से अधिक साल की कारावास, जेल की सजा, तो क्या हो जाएगा? ओसीआई रद्द कर दिया जाएगा। ये कुछ आधार है, बाकी करते हैं नहीं करते हैं ये अलग मुद्दा है ना। अब हम चर्चा करते हैं किस पे? अब शुरू करते हैं ओसीआई के बारे में। प्रवासी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सुर्खियों में क्यों था? इंपॉर्टेंट ये है। विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय आए, विदेश मंत्रालय की चर्चा शुरू हो गई। अब तक क्या था? गृह मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। विदेश मंत्रालय ने ओसीआई कार्ड धारकों को विदेशी के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाने संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान ओसीआई नियम अपरिवर्तित रहेंगे। वर्तमान ओसीआई नियम क्या रहेंगे? अपरिवर्तित रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ खास परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ आपको यहीं से गेस कर लेना है। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में देखिए पहले क्या। ओसीआई योजना को 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 के संशोधन करके प्रस्तुत किया गया था। मतलब क्या? अधिनियम में संशोधन करके प्रस्तुत किया था। कौन सा? ओसीआई योजना। विदेशी सैन्य कर्मी, चाहे वो सेवा में हो या सेवानिवृत्त, ओसीआई प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। कौन? विदेशी सैन्य कर्मी, चाहे वो सेवा में हो या सेवानिवृत्त हों, चाहे वो सेवा में हों या सेवानिवृत्त हों, उनको ओसीआई नहीं मिलेगा। कौन? विदेशी सैन्य कर्मी। 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति और ओसीआई कार्ड धारकों को एक श्रेणी ओसीआई में मिला दिया गया था। किसको? भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है ना, और ओसीआई कार्ड धारकों को वो किस मिला दिया गया? ओसीआई में। ये तो कुछ रहे ओसीआई के बारे में। अब देखिए क्या है ओसीआई कार्ड धारकों के लिए पात्रता। ये देखिए, आप पढ़े होंगे पॉलिटी में जरूर, एम लक्ष्मीकांत पे, लेकिन आपका ये स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इससे रिवीजन हो जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके, इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों को ओसीआई की जब भी चर्चा हुई कार्ड धारकों की पात्रता की बात करेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके। अब कहानी सुनिए। जो 26 जनवरी 1950 के समय, 26 जनवरी 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, मतलब 1950 या उसके बाद, 26 जनवरी याद रखिए, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने की योग्य था, एक तो नागरिक था, एक तो योग्य था, दोनों ध्यान रखिएगा, जो उस क्षेत्र से संबंधित था, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। देख रहे ना, भारत का हिस्सा बन, क्लियरिटी रखिएगा, कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा इसमें, ये टॉपिक ही ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। जो ऐसे नागरिक का पुत्र पुत्री या पौत्र पौत्री या परपौत्र परपौत्री है, मतलब 3 पीढ़ियों तक, क्या पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री या परपौत्र परपौत्री, ध्यान रखिएगा। जो ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों की नाबालिग संतान, अगर वो नाबालिग हैं, ऊपर जितने भी लोग चर्चा हुई है उनकी नाबालिग बात हो रही है, जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, मतलब या तो माता पिता दोनों भारत का नागरिक हो, या तो माता पिता में से दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तभी काम चल जाएगा, ठीक है, उनका नाबालिग बच्चे की बात हो रही है। भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी मूल का जीवन साथी, भारतीय नागरिक या ओसीआई, एक तो भारत के नागरिक बात हो रही है, या एक किसकी बात हो रही है? ओसीआई कार्ड धारक, जिसके पास ओसीआई कार्ड धारक हो, उसका विदेशी मूल का जीवन साथी जिसका विवाह आवेदन प्रस्तुत करने से कम 2 वर्ष पहले पंजीकृत हुआ हो, 2 वर्ष पहले, ईयर याद रखिएगा, तो थोड़ा सा चीज़ें और क्लियरिटी रहेंगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा, ये मुझे पता है, ये बात अनुभव हो जाता पढ़ाते पढ़ाते ना।
अब आता है ओसीआई कार्ड धारकों को लाभ। ओसीआई कार्ड धारकों को लाभ कौन कौन से हैं, ये देखिए। भारत यात्रा है तो जीवन भर के लिए बहुप्रवेश बहुउद्देशीय वीजा, मतलब जितनी बार मन करे आए उसके लिए जो बहुउद्देशीय वीजा कब कर, जीवन भर के लिए। एक लाइन तो ये है। कृषि या बागान भूमि खरीदने और भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर, ये देखिए, कृषि या बागान भूमि की खरीद और भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, मतलब जो मतलब दत्तक रूप में ग्रहण करते हैं, छोड़कर कुछ वित्तीय, आर्थिक एवं शैक्षणिक मामलों में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता, अनिवासी एनआरआईज, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51G के तहत ओसीआई कार्डधारक 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। 5 वर्ष पूरा करने के बाद, ध्यान रखिएगा, ओसीआई कार्डधारक तभी उसको जो क्या मिलेगी, भारतीय नागरिकता मिलेगी। किसके तहत है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51G के तहत है ये, तो ये भी क्लियरिटी रहनी चाहिए। अब क्या बात आती है कि बशर्ते कि वह करने से पहले पिछले 5 वर्षों में एक वर्ष, पिछले 5 वर्षों में से एक वर्ष भारत में निवास कर चुका हो। क्या मतलब कि कोई निवास ही न करे, रहे ना, उसको भी नागरिकता दे दें, तो इस तरह थोड़ा सा जो है क्लियरिटी रखिए। ओसीआई कार्डधारक एनआरआई के समान राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामांकन करने के लिए पात्र हैं। किसमें, एनपीएस में। देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ओसीआई कार्डधारक एनआरआईज के समान, मतलब एनआरआईज को भी जो है पेंशन में जो है नामांकन करने के लिए पात्र हैं एनआरआई, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब क्या, मतलब एनआरआई और ओसीआई दोनों एनपीएस में नामांकन करने के लिए पात्र हैं, ये पॉइंट क्लियर रहनी चाहिए। उसके बाद अब क्या आता है, देखिए कि ओसीआई कार्ड धारकों से संबंधित प्रतिबंध, ये क्या है, ओसीआई कार्ड धारकों से संबंधित प्रतिबंध, इसमें क्या है, ओसीआई को दोहरी नागरिकता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। ओसीआई को दोहरी नागरिकता के रूप में नहीं समझा जाना, इंपॉर्टेंट है, पता चला ओसीआई भी मिल रहा है और नागरिकता तो को सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहे हैं। ओसीआई कार्ड वोट देने के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। मतलब किसी के पास अगर ओसीआई कार्ड है तो आप ये मत समझिए कि वो वोट देने के लिए अधिकारी हो गया, मतलब कि उसके पास अधिकार आ गया वोट देने का। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओसीआई कार्ड अगर है तो इसका मतलब ये नहीं उसके पास वोटिंग राइट है। क्लियरिटी बहुत जरूरी। उसी कार्डधारक अग्रलिखित भारतीय संवैधानिक पदों पर नियुक्त के लिए अपात्र होते हैं। पॉइंट, ओसीआई कार्डधारक अगर है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है कोई भी पद मिल जाएगा। भारतीय संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए क्या है, अपात्र हैं। कौन कौन से पद हैं वो, राष्ट्रपति नहीं बन सकते, अनुच्छेद 58, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, अनुच्छेद 66, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं बन सकते, अनुच्छेद 124, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं बन सकते, 217। देख रहे ना, ऐसे संवैधानिक पदों पर ओसीआई कार्ड धारक नहीं बैठ सकते हैं। ये भी क्लियरिटी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। ओसीआई कार्डधारक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए भी अपात्र होते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी में जाकर सदस्य बन जाएंगे चुपके चुपके। लोक नियोजन यानी सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के संबंध में वहां पर भी इनको नहीं मिलेगा कि कोई भी सरकारी नौकरी इनको मिल जाएगी। अनुच्छेद 16, ओसीआई कार्डधारक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पदों को छोड़कर संघ या राज्य सरकार किसी भी लोक सेवा पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। कुछ पद छोड़ दिए जाएं तो अगर उनके पास कार्डधारक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी मिल जाएगा। वो लोक सेवा के पदों के लिए पात्र नहीं होते हैं। उन्हें देश के अनुसंधान, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार गतिविधियों, पत्रकारिता और प्रतिबंधित संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए विशेष मंजूरी की आवश्यकता होती है। समझ रहे ना, मतलब पत्रकारिता करने के लिए हो सकता है। ये कुछ याद रखिए, इनके इनमें संभावना है कि धर्म का प्रचार करने की गतिविधियाँ, पर्वतारोहण, अनुसंधान, पत्रकारिता, प्रतिबंधित संरक्षित क्षेत्रों का दौरा, इसमें मौका मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये रहा कुछ जो है नागरिकता के बारे में, ओसीआई बारे में। अब क्या है, अब आता है आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन। इसके बारे में चर्चा करते हैं। आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, इसमें क्या है,
चर्चा में सुर्खियों में था, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्य अपने यहाँ के विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता कार्यक्रमों को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर रहे हैं। क्या क्या? विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता कार्यक्रमों को प्रतिबंधित या निषिद्ध, मतलब विविधता जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। अब इसका क्या है, जरा इसके बारे में देखते हैं। अफर्मेटिव एक्शन ये क्या है? अफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य, देखो यूपीएससी में क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछता है तो ध्यान रखिएगा। तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई पक्षपात से है। सामाजिक या नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले सामाजिक समूहों के लिए शिक्षा, रोजगार आदि में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। ठीक है ना? किसके लिए? सामाजिक, क्या करना, देखिए सामाजिक, ध्यान रखिएगा शब्दों को। सामाजिक या नस्लीय भेदभाव का सामना करने वाले सामाजिक समूहों के लिए शिक्षा, रोजगार आदि में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन अपनाए जाते हैं। थोड़ा सा ये सब बारीकियां जो है ना क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा भारत और अमेरिका के बीच में तुलना। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले क्या, एक संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। संविधान स्पष्ट रूप से अफर्मेटिव एक्शन का प्रावधान करता है। भारत में सकारात्मक कार्रवाई के बारे में भारतीय संविधान प्रावधान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है कि अफर्मेटिव एक्शन की अनुमति देने के लिए 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड की व्याख्या की गई है। मतलब कि यहाँ पर जो है 14वें संशोधन की बात हुई है। उद्देश्य क्या है? संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया गया है। संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया, छुआछूत। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से जिन्हें अछूत समझा जाता था, इस आधार पर उनके साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। उनके साथ किए जा रहे भेदभाव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अमेरिका में क्या हुआ? अल्पसंख्यक समूहों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म कर दिया गया। खत्म करना, किया गया नहीं, करना। अल्पसंख्यक समूहों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव। ठीक है। लक्षित समूह कौन कौन से हैं? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, SEBC, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, है ना। उसके अमेरिका में क्या है? अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक, एशियाई अमेरिकी आदि, ये कुछ लोग शामिल हैं। तो ये भी आप जो है थोड़ा सा डिफरेंस पता रहना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, तो यहीं में से दो एक लाइन उठेगा और लगेगा कि ये क्या आ गया। प्रणाली क्या है? कोटा प्रणाली के आधार पर है। भारत में क्या है? कोटा प्रणाली के आधार पर। लेकिन अमेरिका में क्या? विविधता, समानता और समावेशन कार्यक्रमों पर आधारित है। मतलब कि DEI, विविधता, समानता और समावेशन, इसके कार्यक्रमों पर आधारित है। तो ये भी पॉइंट जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आता है क्या? प्रावधान। प्रावधान क्या क्या है देखिएगा। अनुच्छेद 15(4), 16(4) आदि राज्य को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। कौन कौन? 15(4) और 16(4), याद रखिएगा। 15(4) में क्या है? राज्य को नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, क्या कह रहे हैं? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। किसमें? 15(4) में। और 16(4) में क्या है? 16(4) में है कि राज्य को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राज्य सेवाओं में, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है सेवाओं की, और ऊपर क्या बात हो रही थी? कैटेगरी की, मतलब कि जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या? राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। न पाने वाले नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सके। तो ये कुछ पॉइंट थे भारत के संदर्भ में प्रावधान। अब अमेरिका के संदर्भ में क्या है? यह 1961 में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से शुरू हुआ था। ठीक है। बाद में इसे कानूनी समर्थन देने के लिए 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। कब का? 1964 का। अमेरिका का है तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, याद करके आप बैठे रहेंगे। आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा, देखिए आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा, इंदिरा साहनी, जैसे ही आरक्षण की बात आए तो आप लोग ध्यान रखना है इंदिरा साहनी केस याद रखिएगा। इंदिरा साहनी मामले में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% की सीमा, ऊपरी सीमा निर्धारित की गई थी। किसमें? इंदिरा साहनी वाले मामले में। लेकिन अमेरिका में कोई ऊपरी कानूनी सीमा नहीं है। ये एक बड़ा डिफरेंस है आरक्षण के लिए
ऊपरी सीमा। जब ऐसे आप स्टेटमेंट कभी कोई स्टेटमेंट लिखेंगे ना मेंस में, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके वैल्यू बढ़ जाती है, आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है कि हाँ कुछ जो है लिखा गया, अच्छा लिखा गया है। ये रहा एक आर्टिकल खत्म हुआ। कितना टाइम हुआ? 30 मिनट, मतलब आधा घंटा हो गए हैं। देखिए आर्टिकल कितना कितना बड़ा है ये चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, देखिए इसमें क्या है। सुर्खियों में क्या था? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य बात 2024 में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 4, 16, 4 के तहत स्वीकार्य है। ध्यान रखिएगा, स्वीकार्य है। किस किस के तहत? अनुच्छेद 14, 15, 4 और 16, 4। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा आरक्षण प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकता है। मतलब कि अगर कोई रिजर्वेशन दे रहा है तो इसमें भी अगर कोई गरीब है तो इनके रिजर्वेशन के लिए इनको भी क्या कर दो? रिजर्वेशन दे दो। तो इनको सबसे पहले अलग करो तब तो रिजर्वेशन दोगे। ये ऐसा कुछ मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना है इस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत, संविधान के अनुच्छेद कौन सा? 341(1) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियाँ अलग अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के विजाति समूह हैं। ठीक है, दूसरा क्या? अब उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 341(1) भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ जातियों, भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा पॉइंट, किसी भी राज्य, कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं कि कुछ जातियों, मूल वंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये पॉइंट। उसके बाद क्या पॉइंट है कि अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं करता है। अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण अनुच्छेद चर्चा कौन सा है? 341। तो इस 341 आपके निगाह होनी चाहिए, क्या पता इससे रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंट आपको पॉलिटी में देखने को मिले। क्योंकि उपवर्गीकरण से न तो इस सूची किसी नए अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और न ही इससे किसी को बाहर किया जाता है। ठीक है, अब क्या आता पॉइंट? 341(2), अनुच्छेद 341(2) संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या सूची से हटा सकती है। देखिए क्या पॉइंट? क्या? संसद कानून बनाकर, कौन बनाएगा कानून? संसद बना किसी भी जाति को, मूल वंश या जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकती है या सूची से हटा सकती है। किसके द्वारा? कानून के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिए, कैसे? राष्ट्रपति नहीं करेगा, कानून संसद बनाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आता है अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का दायरा। ये दायरा कैसा है ये ध्यान रखिएगा। उपवर्गीकरण सहित किसी तरह की किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिक समानता प्रदान करना। अवसर की मौलिक समानता। देखिए अब मौलिक समानता क्या है? मौलिक समानता सब्सटेंटिव इक्वालिटी के सिद्धांत के अनुसार कानून को व्यक्तियों या उनके समूहों की अलग अलग पृष्ठभूमियों और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या? उनके समूहों की क्या क्या अलग अलग पृष्ठभूमियों और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान रख। ऐतिहासिक बात हो रही है, मतलब अगर इतिहास में कुछ अन्याय हुआ है वो भी ध्यान रखना है। अगर कभी स्टेटमेंट में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो आप ये मत समझिएगा नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा होता है कि आप उल्टा सोचेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतिहास के बारे में कौन चर्चा करेगा, फिर वहाँ पे आप फिसल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य सरकार। हालांकि राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि किसी जाति समूह के पिछड़ेपन के कारण ही उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि कुछ करना धरना भी नहीं है और सोच रहे कि पिछड़े जो है प्रतिनिधित्व भी मिल जाए। तो अगर पिछड़ापन है वो कारण है, फिर उसके लिए करना पड़ता है इसे, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है कि राज्य, देखिए कि राज्य की सेवाओं में कुछ जातियों के उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के बारे में डेटा एकत्र करना होगा। ये भी पॉइंट है कि बिना वैसे ही नहीं कि सेवा में प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, अपने से ही मान लिए, बैठे सो के उठे, अच्छा प्रतिनिधित्व है नहीं है, अच्छा ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझ ना, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। राज्य अपनी इच्छा या राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता। अपनी क्या कह रहा है, अपनी इच्छा या राजनीतिक लाभ के अनुसार, और उसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के क्या होंगे, अधीन होंगे। ये स्टेटमेंट बन सकता है कि न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल सिंपल बात है, तो होना ही है। राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों की जो सूची तैयार की जाती है, राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेर फेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। देख रहे हैं, नहीं, कभी कभी जब ये ऐसे स्टेटमेंट डाले जाते हैं क्वेश्चन में तो लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम तरह के दिमाग में भ्रम चलते रहते हैं और अपने से आदमी मान लेता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 342A के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है, ठीक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद राष्ट्रपति को SEBC की सूची तैयार करने का भी अधिकार देता है, ठीक है। अनुच्छेद 342A को 2018 में संविधान में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, 342A को 2018 में संविधान में शामिल किया गया था। ये भी रहा कुछ मुद्दा। अब बात कर लेते हैं कुछ केस स्टडी के बारे में कि आरक्षण से संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन कौन हुए हैं। सबसे पहले क्या है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को OBC के तहत क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों के बारे में, लाभों से बाहर रखना चाहिए। क्रीमी लेयर है ना, कब इंदिरा साहनी जैसे दिमाग में आया आपके, तो ये भी पता रहना चाहिए 1992 वाला जो मुद्दा इंदिरा साहनी में, तो वहां पर क्रीमी लेयर का भी मुद्दा था, ये भी पता होना चाहिए। EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004, EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004। अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण राष्ट्रपति द्वारा आरक्षण हेतु SC समुदायों की सूची बनाने की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने के समान है, ठीक है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन करता है, जो विशेष रूप से संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी कुछ पॉइंट है, आपका मन करे तो ध्यान रखिएगा, मेंस में लिखने में काम आएगा। जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को अनुच्छेद 341 और 342 पर लागू करना आरक्षण हेतु SC समुदाय की सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। तो ये रहे कुछ जो है मुद्दे। उम्मीद है टाइम कितना हो गया, टाइम भी काफ़ी हो गया। उम्मीद है आपको आर्टिकल समझ में आएगा पूरा। उसके बाद क्या बचेगा, ये है 1 2 3 4 5 6 पेज हैं। 6 पेज में हम जो है पीछे इसके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे क्या, ये वाला आर्टिकल। ये आर्टिकल कौन सा है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, UCC। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं।